आइए दोस्तों, आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक है हिस्ट्री का, भारतीय उपनिवेशवाद का जो थर्ड पार्ट था उनको आज पढ़ेंगे, जिसे वित्तीय उपनिवेशवाद कहते हैं, फाइनेंशियल कोलोनाइजेशन जिसे पढ़ेंगे। बहुत काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री के दृष्टिकोण से। इससे जो बनने वाले जितने भी क्वेश्चन फैक्चुअल और मेंस के दृष्टिकोण से दोनों को देखेंगे। हम इसको समझते हैं क्या है वित्तीय उपनिवेशवाद। इसको देखिए क्या था। देखिए, अगर हम अंग्रेज की बात बताएं तो इन्होंने मैंने अब जो लास्ट दो वीडियो में कराया है कि इन्होंने जो कोलोनाइजेशन किया, इन्होंने थ्री फेस में किया। कितने फेस में किया? तीन फेस में। सबसे पहले इन्होंने क्या लिया, 1757 से लेकर 1813 के बीच में किया। ठीक है, जो हम पढ़ चुके हैं बाकायदा बखूबी अच्छे से। फिर 1813 से लेकर और इन्होंने क्या किया, 1857 तक इन्होंने किया। फिर अब जो इन्होंने ये करेंगे, जो फाइनेंशियल उपनिवेशवाद कहलाएगा, वित्तीय उपनिवेशवाद, 1857 से लेकर 1947 भारत को आजादी तक होगा। ये आज इसको हम पढ़ेंगे। क्या है ये? देखो, हमने इसको देखा था कैसे ये वाणिज्य उपनिवेशवाद कहते हैं, औद्योगिक, फिर ये औद्योगिक उपनिवेशवाद। इसे जो पढ़े थे, इसको जो नाम उन्होंने दिए थे हमने, ये है वाणिज्य उपनिवेशवाद। वाणिज्य उपनिवेशवाद इन्होंने किया था। जो करेंगे ये था इंडस्ट्रियल, औद्योगिक उपनिवेशवाद। ठीक है, और इस टाइप से ये जो पीरियड चला था। अब ये है वित्तीय उपनिवेशवाद। वित्तीय उपनिवेशवाद, इसको आज हम जो देखेंगे कैसे फाइनेंशियल जो इनको लेके चलेंगे। इंडस्ट्रियल कोलोनाइजेशन को भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस टाइप से हम जो आज जो हमारा जो टॉपिक होगा ये जो पीरियड है, अब हम इसको समझते हैं, पढ़ते हैं। हमारा जो टारगेट है आज का, जो हम पढ़ेंगे, जिसके ऊपर जो आज विश्लेषण होगा, इसके ऊपर पढ़ेंगे पूरा डिटेल से क्या है ये। तो हम सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखो, इस समय वाणिज्य उपनिवेशवाद की बात करें तो इस समय ऐसा कंडीशन था, अंग्रेजों को किसी भी तरह रुपए चाहिए था। तो इन्होंने किसी तरह फाइनेंशियल, मतलब रुपए को, मतलब अपने आप को किसी तरह फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली रूप से मजबूत किया। तो इन्होंने क्या किया, ऐसा क्या काम किया जाए जो पैसे हमारे पास आए। इन्होंने क्या किया, आपको मैंने बताया कि 1857 के इसमें विद्रोह होता है। 1757 बैटल ऑफ प्लासी का, जो बैटल ऑफ प्लासी मैंने बताया था, प्लासी का। ठीक है, तो प्लासी का जो युद्ध होता है, उसके बाद आप देखोगे 1764 का युद्ध करके ये बक्सर का युद्ध करते। ठीक है, बक्सर का वॉर करते। उसके बाद देखोगे बक्सर का वॉर करने के बाद 1765 में क्या करते, इलाहाबाद की संधि करते। आपको पता है इलाहाबाद की संधि करते। जब इलाहाबाद की संधि करते तो इन्होंने इसी संधि के तहत इन्होंने दो काम किया था। क्या किया था? इन्होंने बोला था कि भाई दो काम होगा, एक तो निजामत का काम, निजामत का काम डिसाइड किया था, और एक जो उन्होंने किया था कि भाई एक निजामत का काम और एक होता जो आप न्याय व्यवस्था करेंगे, एक होगा राजस्व का काम। राजस्व का काम जो इन्होंने सोचा, ये रहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रहेगा। ये रहेगा वहाँ के नवाबों के पास, जो नवाब होंगे वहाँ उस समय के जो मौजूद थे, नवाब के पास रहेंगे। तो इनका मेन जो रुपए का जो कंट्रोल था, फाइनेंशियल कंट्रोल इसके पास पहुंच गया। किसके पास? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सारा पैसे का काम, जितने भी थे पैसे संबंधित, भाई टैक्स लगाना हो, कुछ हो, तो इन्होंने इसका काम सौंपा। मतलब ये क्या, और इस दौरान इन्होंने वाणिज्य उपनिवेशवाद के दौरान क्या किया तो आपको पता है कि भाई क्या अस्थायी बंदोबस्त विकसित किया। अस्थायी बंदोबस्त, आपको पता है बंदोबस्त। ठीक है, आपको ये एक सूर्यास्त विधि भी कहा जाता था। अस्थायी बंदोबस्त विकसित किए इन्होंने। फिर उसके बाद देखो रैयतवाड़ी बंदोबस्त इन्होंने विकसित किए। उसके बाद महालवाड़ी बंदोबस्त किए। मैंने बता दिया कहाँ पे महालवाड़ी बंदोबस्त। इस टाइप से इन्होंने किसी तरह फाइनेंशियली जो रूप से जो अपने आप को मजबूत किए इन्होंने। इस टाइप से इस दौरान हमने ये देखा था, और बहुत सारे पैसे को इकट्ठा किए।
अब सेकंड देखा थी भाई, अब तो हमारे पास फाइनेंशियल रूप से हम स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, तो अब हम आगे क्या कदम बढ़ाना चाहिए। इन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्री के तौर पे अपना धावा बोला था। इंडस्ट्री जो हमारी थी वो सब हमारी इंडस्ट्री पीक पे हुआ कर, पीक तो नहीं बोल सकते लेकिन अच्छी हुआ करती। तो हमारी जो हस्तशिल्प उद्योग थे, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी जो हमारे पास, हस्तशिल्प वगैरह, हस्तशिल्प जो इंडस्ट्री थी, तो उनको इन्होंने खत्म किया। आपको पता है कि ये एक समय था जब इन्होंने हमारे जितने भी इंडस्ट्री थे, इस दौरान जितने भी हमारे इंडस्ट्री, इनको खत्म किया। कैसे कि हमारे इंडस्ट्री को से बनने वाले वस्तुओं के ऊपर बड़ी हाई फाई और अधिक से अधिक कर लगाकर इनकी वस्तुओं को विदेशों में ना जाने दिया गया, और इन पे बहुत सारे मतलब 10 से 15% से जाकर 80% तक इनके ऊपर टैक्स लगाया जाता था। और उनकी जो बस्ती हुआ करती थी बेटे इनके, उनके 2 से 2.5 से 3.5% हुआ करती थी। इसलिए हमारे जो 90 रुपए की वस्तु मिलेंगे उनके पास 10 रुपए का, तो ऑटोमेटिक हमारा मार्केट कंपेयर नहीं कर पाएगा। 10 रुपए की वस्तु को आसानी से कोई भी कस्टमर कंज्यूम कर लेगा, ले लेगा, और यही उस समय उन्होंने किया। और इस तरह हमारे जो इनका इंडस्ट्रियल कॉलोनाइजेशन था, और आसानी से हमारी जो इंडस्ट्री थी, जो हमारा बेस था, चाहे हमारा सिल्क इंडस्ट्री हो, चाहे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हो, चाहे हमारा सूती वस्त्र उद्योग हो, सब हाथ से ही बनाने का काम हुआ करता था। और बड़े हम मशहूर हुआ करते थे उस समय अपनी कारीगर हमारे जो लोग थे, यहाँ के जो कारीगरी थी बड़े विश्व में प्रसिद्ध हुआ करती थी। इसलिए इन्होंने जो नष्ट कर दिया। अब जो इनका जो हम पढ़ेंगे मैन, जो 1857 से 1947 के बीच में, आपको पता है ये सारे इन दो वाणिज्य उपनिवेशवाद और औद्योगिक पूंजीवाद उपनिवेशवाद का ये परिणाम होता है। क्या 1857 का विद्रोह, आपको पता है ये 1857 का विद्रोह होगा। अब ये विद्रोह के बाद अब जो इन्होंने देखा कि भाई ये तो हो चुका, अब देखो वित्तीय उपनिवेशवाद करेंगे। ये आपको लास्ट वीडियो मैंने बता चुका, इनको मैंने शॉर्ट रिवीजन किया था। तो अब जो हम जो पढ़ेंगे क्या होगा हमारा, तो इसको मिटा दे दो। वो अब जो हमारा होगा क्या है, तो वित्तीय उपनिवेशवाद। देखो अगर मैं इन पे थोड़ा डिटेल जाऊं तो आखिर इसकी जरूरत क्या थी इंडिया में क्या जरूरत। देखो इसकी जो जरूरत थी, अगर मैं बात करूं इंडिया के दृष्टिकोण से, तो इंडिया में कोई भी इसका जरूरत नहीं हुआ करता था। इंडिया में इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अगर ब्रिटेन में बात करें तो ब्रिटेन की अगर बात करें, ब्रिटेन अगर ब्रिटिश की बात करते हैं, ब्रिटेन और इंडिया भारत, क्या क्या जरूरत है। ब्रिटेन में क्या है, उपनिवेशवाद हो चुका है। आपको ये उपनिवेशवाद बताओ, क्या वहां पे उपनिवेश, वित्तीय उपनिवेशवाद का मतलब क्या है कि क्या वहां पे कोई ऐसा जरूरत है ये कॉलोनाइजेशन करना, नहीं। इनकी क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इस समय जो हो रहा था कि इसके पास क्या, क्यों ये वित्तीय उपनिवेशवाद करे, क्योंकि आप पैसे अब इनको इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि ये दो कॉलोनाइजेशन करके दो कॉलोनी मतलब इन्होंने दो रणनीति अपनाकर इन्होंने पैसा इकट्ठा कर लिया है, और इतना पैसा कर लिया कि अब इनको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। किसकी जरूरत है अब इनमें, इन्वेस्टमेंट की। तब बताओ क्या ब्रिटेन में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, या ऑलरेडी यूरोप में औद्योगिकरण, क्या इन्वेस्टमेंट का मतलब कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्या ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर बात करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन तो वहां हो चुका है, ठीक है ना। वहां इन्वेस्टमेंट की कोई जरूरत नहीं, इन्वेस्टमेंट की कोई जरूरत नहीं है, वहां एकदम ना के बराबर इन्वेस्टमेंट है। लेबर जो है वहां के, मतलब जो लेबर है वो स्ट्रॉन्ग हो चुके, वो जागरूक हो चुके, क्या है वो जागरूक हो चुके। तो हमें ऐसे वहां के लेबर जागरूक हो सके हैं, श्रमिक संगठन बना चुके हो, श्रमिक संगठन बन चुके हैं वहां पे। मैं आपको बता रहा हूँ यूरोप का, अमेरिका, ब्रिटेन का श्रमिक संगठन, ये श्रमिक संगठन बना चुके हैं। अब ये मैं कहने का मतलब क्या है कि वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन की कोई जरूरत नहीं, ना ही इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, ना ही वहां पे कोई लेबर मतलब जो है ना, वहां के लेबर जो है ना एकदम जागरूक हो चुके। आप कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन करोगे तो लेबर सस्ते श्रमिक चाहिए ना, तो वहाँ सस्ते श्रमिक नहीं, वो लेबर एकदम हाई फाई हो चुके, उनके पास पैसा हो चुके है ना। उनकी राजनीतिक दशा अच्छी नहीं है, मतलब अच्छी हो चुकी। अगर वहां के अगर हम पॉलिटिकल स्थिति देखें, राजनीतिक दशाएं, तो राजनीतिक दशाएं भी, नैतिक दशाएं की बात करें, वो ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है। वहां पे मतलब कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, कोई ऐसा कोई काम करने की जरूरत नहीं है।
जो यहाँ पे चाहिए इनको। देखो कभी आपके पास पैसा होगा या कोई, उस समय जो बात मैं कर रहा हूँ इनकी क्यों लेकर कर रहा हूँ, क्योंकि उस समय इन्होंने दो निवेशवाद करके बहुत पैसे ऑर्गेनाइज कर लिए थे, बहुत पैसे इकट्ठा कर लिए थे। अब इनको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए इनको नजर आया भारत। तो भारत में देखा गया तो भाई भारत को तो इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। क्या अगर देखा जाए तो भाई यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ अभी, इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसमें अभी ना के बराबर हुआ है। इन्वेस्टमेंट की अभी इन्वेस्टमेंट की या निवेश की जरूरत है, ठीक है ना। सस्ते श्रमिक है, अगर मैं बात करूं सस्ते श्रमिक है, सस्ते श्रमिक है, अभी यहाँ पे सस्ते श्रमिक है। कोई अभी मतलब क्या, उचित राजनीतिक दशा, अभी सबसे बड़ी बात है कि उचित राजनीतिक दशाएं हैं। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं क्या है इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या भारत में हुआ था? नहीं हुआ था। अगर मैं 1857 के बाद बात करूं, उसके बाद भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है। तो क्या भारत में इंडस्ट्री, क्योंकि आपको पता है कि इससे 100 साल पहले अमेरिका ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है। अगर मैं बात करूं 1750 से लेकर 1760 के बीच में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, वहाँ इन्वेस्टमेंट भी हो चुका है, लेबर अच्छे हो चुके हैं, श्रमिक जागरूक हो चुके हैं, राजनीतिक दशाएं वहाँ बढ़िया हो चुकी है। यहाँ बढ़िया और उचित में फर्क क्या है कि यहाँ उचित राजनीतिक पॉलिटिकल अगर कोई इशू हो तो यहाँ भी ईस्ट इंडिया कंपनी का भी है। अभी देखो क्रोन जो अभी ईस्ट इंडिया कंपनी का तो शासन नहीं रहता, वायसराय आ जाते हैं, लेकिन फाइनली अंग्रेज का शासन होता है। मतलब उचित राजनीतिक दशाएं हैं, सस्ते श्रमिक है, यहाँ पे रोजगार चाहिए। रोजगार अगर इनको इंडस्ट्रियलाइजेशन करोगे तो भाई, जबकि ये सब इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होगा या इन्वेस्टमेंट करेंगे ये सब अपने लिए करेंगे। मैं अभी डिफाइन करूंगा, देखिए कैसे करेंगे। जब इनको लगा इंडस्ट्रियलाइजेशन की जरूरत है, औद्योगिकरण की अगर जरूरत है, तो इनको भारत जैसे बढ़िया, क्योंकि भारत में आसानी से अगर इंडस्ट्री लगाया जाए तो कच्चे माल मिलेंगे, कच्चे माल अगर मिलेंगे तो सस्ते श्रमिक मिल जाएंगे, सस्ते श्रमिक और उचित राजनीतिक दशाएं अपना ही राज है। तो ये समझे कि भाई चलो यार, इससे बढ़िया सिस्टम कहीं नहीं मिलेगा। इन्होंने भारत को इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया। अब देखो अगर निवेश के बारे में बात करें, अगर मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करूं थोड़ा सा, इन्वेस्टमेंट इन्होंने पता किस पे किया, इनका अगर निवेश के बारे में बात करो, निवेश इन्वेस्टमेंट, इन्होंने इन्वेस्टमेंट पता है किस पे किया, पता क्या उस पे किया, जो नॉन कॉम्पिटिशनल सेक्टर हो, किस पे किया इन्होंने निवेश, इन्होंने इस पे किया जो नॉन कॉम्पिटिशनल सेक्टर, गैर, अगर मैं लिखूं गैर, जो गैर प्रतियोगिता क्षेत्र जो होता है, गैर क्षेत्र में ये यूरोपीय कंपनियां थी वो उस समय आ चुकी थी। आपको मैं थोड़ा सा और बताऊं, 1813 का चार्टेड एक्ट मैंने बताया था। ये चार्टेड एक्ट जब आया था, इस एक्ट के तहत इन्होंने बता दिया था क्लियर से कि भाई इस एक्ट में अब सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय जो होगा, चाय और चीन के साथ छोड़कर बाकी सब एकाधिकार, जो मोनोपोली इनको अपनाया गया था, मोनोपोली, ये सारे समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि 1813 में, क्योंकि आपको पता है कि यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, उनको अपनी सामान बहुत सारे वस्तुएं बना चुके थे, और बेचने के लिए जगह चाहिए, और भारत में एक ही ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। तो उन्होंने यूरोपीय कंपनी ने बोला कि भाई हमें मतलब जो ब्रिटिश कंपनियों ने बोला कि हमें भी चाहिए, हमें मतलब जाने दीजिए, आप उनके एक अधिकार समाप्त करिए, ऐसे भी कंपनी घाटे में जाती। तो उन्होंने 1813 के चार्टेड एक्ट में कंपनी का एक अधिकार फाइनली पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन कुछ ज्यादातर 90% एरिया में समाप्त कर दिया। 1833 के चार्टेड एक्ट में ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा उनके अधिकार को समाप्त कर दिए। तो आपको ये समझना है, ये क्यों मैंने बताया इस बीच में, क्योंकि आपको पता है कि इस समय जो है जब ये इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये गैर प्रतियोगी क्षेत्र में करेंगे, नॉन कॉम्पिटिशनल सेक्टर। और नॉन कॉम्पिटिशनल सेक्टर क्या है आपको मैं बता रहा हूँ। नॉन कॉम्पिटिशनल सेक्टर की बात करूं तो वह है नॉन कॉम्पिटिशनल रेलवे। अगर मैं बात करूं रेलवे,
रेलवे उस समय रेलवे जो थे नॉन कंपटीशन सेक्टर था। क्या इसमें कोई कंपटीशन दे रही थी, कोई क्या मतलब और गैर कंपनी आ सकती थी? नहीं। ऐसा क्यों कर रहा था रेलवे में, इन्होंने क्यों किया? क्योंकि ये रेलवे भी भारत के लोगों के लिए नहीं, ये सब वहां के लोगों के लिए, वहां अपने ही लिए। क्या कच्चे जो माल है ना, इनके जो कच्चे माल, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका, वहां जो कच्चे माल है। अच्छे रेलवे की बात करो तो भारत में रेलवे 1853 में आया। मुंबई से थाने के बीच में चले थे 10 किलोमीटर, इसको ध्यान रखना। तो लिंक करना भी आपको बहुत जरूरी है। कच्चे माल में कंसेप्ट के साथ थोड़ा सा फैक्चुअल भी जरूरी है, ठीक है। तो रेलवे कच्चे माल को अगर बात करें, कच्चे माल, तो कच्चे माल का आवागमन के लिए क्यों मतलब रेलवे ने ही इन्वेस्टमेंट किया? भाई उनका जो अपना जो है, एक तो कंपटीशन नहीं होगा, और इनका जो कच्चा माल है कि आसानी से, फॉर एग्जांपल कि कोई नागपुर में संतरा है, तो संतरा को फाइनली कहाँ ले जाए, तो मुंबई में ले जाए, तो रेलवे के माध्यम से आसानी से ले जाएगा। कपास की इंडस्ट्री, वहां पे कपास, कच्चे कपास उगाए जाते, तो वहां से आसानी से कहीं देश के हर एक कोने से हर एक कच्चे माल को लेकर, लोहा, तांबा, जितने मिनरल्स लेकर वो पोर्ट, समुद्री पत्तन की लाया जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको मैप के साथ समझे, तो अगर मैं बता दूं कि अगर ये एरिया अगर मैंने भारत का बना दिया, अगर यहाँ तो आपको दिख नहीं रहा होगा, देखिए अगर इन्होंने, मैंने बना हुआ, जैसे मुंबई पोर्ट है, ये चेन्नई पोर्ट है, ये आपको पता है कि ये कोलकाता पोर्ट है, ठीक है, ये आपको कोचीन एयरपोर्ट है, कोचीन, तो ये मुंबई है, मुंबई, और ये आपको कोचीन है, कोचीन है, ये चेन्नई, कोलकाता। तो ये जो रेलवे का इन्होंने जो जाल बिछाया था रेलवे का, अब देखो कैसे कार्य करेगा। आपको पता है कि जब रेलवे, अगर इंडस्ट्री यहाँ पे लग रही है, अगर यहाँ पे नागपुर में इंडस्ट्री, मतलब कच्चा माल पाया जाता है, यहाँ पे पाया जाता है, यहाँ पे पाया जाता है, यहाँ पे पाया जाता है, इन्होंने क्या किया, रेलवे का जाल बिछाया और आसानी से रेलवे का मार्ग निकाल दिया कि भाई यहाँ से, और इसको कनेक्टिविटी यहाँ कर दी, और आसानी से, और सबका कनेक्टिविटी, ये समुद्री पत्तन है यहाँ पे, तो ये रेलवे यहाँ तक जाएगा, ठीक है ना, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, और इसकी कनेक्टिविटी यहाँ पे कर दी। इस टाइप से ये आसानी से रेलवे मतलब ये समुद्र मार्ग तक पहुंचाएगी, इनकी कनेक्टिविटी यहाँ तक कर, जो भी समुद्री मार्ग होगा यहाँ तक चली जाएगी। और इस टाइप से धीरे धीरे रेल का, इनका उद्देश्य यही था कि रेलवे का आविष्कार इसलिए किया जाए कि समुद्र से आसानी से समुद्र तक पहुंचाया जाए कच्चे माल को, ठीक है। इन्होंने इस टाइप, इसलिए इन्होंने रेलवे का विकास किया, आपको समझना जरूरी है। तो रेलवे का विकास इसलिए किया, ठीक है ना। और क्या है, कच्चे माल के साथ साथ क्या है, सैनिक आवागमन करे, और कच्चे माल के क्या है, और एक और चीज देख लो, तो ब्रिटेन से आए हुए जो पके हुए माल है, जैसे जो कंप्लीट गुड्स होते हैं, ब्रिटिश वस्तु, ब्रिटेन से आए गए वस्तु को देश के कोने तक पहुंचा, देश के कोने तक पहुंचाना, ठीक है ना। और तीसरा अगर बात करें, जैसे सेना वगैरह उन समय में बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ करती, क्योंकि हर जगह विद्रोह जल्दी से हुआ करते था, और एक तुरंत में सेना को एक स्थान से दूसरे स्थान जाना उस समय का सबसे बड़ा चैलेंज हुआ करता था। इन्होंने क्या किया कि मतलब कि भाई रेलवे इसमें भी काम आएगा, सैनिक आवागमन के लिए। लास्ट में इनका मतलब सकारात्मक, रेलवे का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ा भारत के अंदर। हम देखेंगे जब हम हमारा जो कृषि का वाणिज्यीकरण होगा, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर लास्ट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो उसमें आप देखोगे कैसे मतलब रेलवे का फायदा होता है, क्या क्या नुकसान होता है, उसमें भी हम देखेंगे कि ये एक अच्छी देन होती है। तो रेलवे में इन्वेस्टमेंट किया, और किसमें इन्वेस्टमेंट किया, तो बैंकिंग और रेलवे में इसलिए किया क्योंकि कंपटीशन नहीं था। और अगला देंगे कि बागानी क्षेत्रों में, जो अगर बात बागानी क्षेत्रों में अक्सर इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। अगर पहला इनको देखे, दूसरा अगर बोले बागानी क्षेत्रों में, अगर बागानी क्षेत्रों की बात करें तो उस समय हमारे पास बागानी क्षेत्र में अगर जैसे बात करें तो चाय, नगदी फसलें, इनको नगदी फसलें
क्षेत्रों में अगर बताओ कि हमें उस समय नकदी फसलें की जरूरत थी, अगर नकदी फसलें की बात करें तो क्या है नकदी फसलें, अगर इनमें जैसे बोलो चाय, कॉफी, रबड़, है ना, रबड़ हो गया, और भी जैसे अफीम हो गया, जो भी इनको करंट मूल्य आधारित जो इनको पैसे मिलने वाले जो चीज हुआ करते हैं, चाय, कॉफी, रबड़, अफीम वगैरह, इन सबों में इन्होंने इन्वेस्टमेंट जम के किया और आसानी से इनको, क्यों ऐसा किया, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन नहीं था, इनका एक क्षेत्र राज था इनकी क्षेत्रों पे, इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया जबकि कोई जरूरत ना, हमें रेलवे का उस समय कोई जरूरत नहीं था, वो सब अपने लिए करे, बाद में जाके कहीं जब स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई चली तो उस समय हमें कहीं ना कहीं जरूरत पड़ा था कि भाई जल्दी से स्वतंत्र संग्राम सेनाओं को, आदमियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे बुलाने का, उस समय कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जरूरत पड़ी थी, लेकिन उसको ना के बराबर समझ सकते हैं। लेकिन बागानी क्षेत्र देखो इन सब में कैसे मतलब इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर, जहाँ पे जरूरत ना, अगर ये चाहे तो बागानी के बदले खाद्यान्न फसलों में कर सकते थे ना भाई, आप ही समझो, कर सकते हैं ना बागानी क्षेत्रों की जगह खाद्यान्न क्षेत्रों में, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, जो जौ हो गया, जो हमें जो खाने के लिए मिलती है, उस चीजों पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया इन्होंने, जरूरी नहीं समझा इन्होंने। अब क्यों नहीं जरूरी समझा तो वो अलग सी बात है, क्योंकि उन्होंने इन सबों को जरूरी नहीं समझा। बताइए ऐसे सी बातें चल रही थी उस समय, तो बागानी क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट किया। बैंकिंग क्षेत्र अगर बात करें, बैंकिंग क्षेत्र, तो बैंकिंग क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट किया, इसको मैं मिटा देता हूं और आप समझ सकते हो क्योंकि यहाँ पे नीचे दिखने में, बैंकिंग क्षेत्र अगर थर्ड की बात करें तो बैंकिंग क्षेत्र, बैंकिंग क्षेत्रों में, बैंकिंग क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट कैसे किया इन्होंने, देखो जो बैंक हुआ करती थी उस समय, हमें क्या बैंक की जरूरत थी उस समय, लेकिन उन्होंने क्या किया, बैंक के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट किया, जैसे इन्होंने जैसे लोगों को लोन दिया, इन्होंने लोगों को क्या किया, लोगों को लोन दिया, जाओ भाई लोन लो और कृषि करो, जबकि इसका नकारात्मक परिणाम भी पड़ा है, परिणाम हुआ है, जो लोग लोन ले लेते थे वो दोबारा वापस नहीं कर पाते थे, क्योंकि लोन की दरें जो सीआई चक्रवृद्धि ब्याज की तरह उनको ऊपर से मतलब दर दिन प्रतिदिन बढ़ती थी, चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट नहीं, साधारण ब्याज नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह उनका जो है ना डे बाय डे उनके टैक्स बढ़ा करते थे, और इनके वजह से उनका मतलब कोई जो कभी चुका नहीं पाते थे। बैंकिंग, बीमा, या अगर बीमा बोल सकते हो, बीमा क्षेत्र में, बीमा में इन्वेस्टमेंट किया, भाई लोगों का बीमा कराया जाए, क्योंकि उसमें कोई जरूरत नहीं, बीमा क्षेत्र में, है ना, बीमा क्षेत्रों में निवेश कोई जरूरत है कैसे में, इन्होंने ऐसे इन क्षेत्रों में निवेश किया, सार्वजनिक ऋण उपलब्ध कराए। अगर मैं अगला बात करूं तो ये 3, 4, 5वां सार्वजनिक क्षेत्र जो है, सार्वजनिक क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराए, ऋण उपलब्ध कराए, जबकि कोई जरूरत नहीं था उस समय सार्वजनिक क्षेत्र में ऋण उपलब्ध कराने का। तो इस इन्होंने ये सब सार्वजनिक क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराए, और इसका जो सीधा सीधा इसके वजह से सार्वजनिक ऋण जो हमेशा बढ़ गया, मतलब इसका देखें तो सार्वजनिक ऋण जो है, सार्वजनिक ऋण बढ़ता चला गया, और इसका भी हमें नकारात्मक ही परिणाम दिखता है। परिणाम ही हमें दिखता है। तो इस टाइप से इन्होंने हमारा वित्तीय उपनिवेशवाद कैसे कंट्रोल किया, फाइनेंशियल कंट्रोल किया इन्होंने, और इससे जो है किस तरह इन्होंने देख सकते हो, किस तरह इन्होंने 1857 के बाद इन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया। तो हम अगर बात करें तो इन्होंने क्या किया, देखो सबसे पहले अगर हम सिंपल से एक बार और थोड़ा रिवीजन करें तो इन्होंने 3 फेज में कॉलोनाइजेशन किया, 1857 से 13 के बीच में इन्होंने वाणिज्य उपनिवेशवाद किया, जो पैसे से संबंधित इन्होंने निजामत का काम और राजस्व का काम किया, फिर औद्योगिक इंडस्ट्री को हमारा खत्म किया,
ठीक है ना, फिर कंपटीशन ही खत्म कर दिया था। फिर हमारा 57 के बाद 47 में वित्त फाइनेंशियली रूप से इन्होंने क्या किया, जिसपे इन्वेस्ट, जब इनके पास पैसा आ गया तो भाई पैसे से लेन देन अब करते, तो पैसा फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया इन्होंने कि देखा गया कि भारत में अच्छा उचित राजनीतिक दशाएं हैं, भारत में उचित राजनीतिक दशाएं हैं, अच्छे मतलब पॉलिटिकल मतलब अच्छे हमारे पास रिस्पॉन्स मिलेगा, राजनीतिक में कोई रुकावटें नहीं आएगी, सस्ते श्रमिक मिलेंगे, है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी नहीं हुआ है, यहाँ पे होना जरूर है। इन्होंने डाला, इन्होंने कोशिश की, और इन्होंने किस तरह कोशिश की देखो, उन करने के बाद अब देखा कि इन्वेस्टमेंट उन क्षेत्रों में क्या जो पे नॉन कॉम्पिटिशन सेक्टर, गैर प्रौद्योगिक क्षेत्र में, जैसे रेलवे में क्या उस समय कॉम्पिटिशन दे रही थी रेलवे, नहीं, और रेलवे भी अपने फायदे के लिए, सच में अपने फायदे के लिए, कच्चे माल का आवागमन बढ़ा, उससे मतलब उसको आसानी से, मैंने बताया था एक पिक्चर बना के बताया था मैं पे, कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से मालों को ले जाया जा रहा है। और ब्रिटेन में आए, ब्रिटेन से आए जो बने बनाए जो वस्तु है ब्रिटेन की इंडस्ट्री से, वो भारत में आसानी से मतलब इससे क्या हुआ कि आसानी से भारत एक कच्चे माल का निर्यातक, और जो ब्रिटेन से वस्तु बनने वाले तैयार वस्तु का आयातक देश बन गया। मतलब अब जो है ना, भारत का खुद अपना सामान रहने के बावजूद भी वो कच्चे माल किसी और इंडस्ट्री मतलब देशों को देकर अपने आप को विदेशों पे आश्रित हो गया था, इंग्लैंड पे आश्रित हो गए थे। और इनका नकारात्मक परिणाम कितना बड़ा दिखता है। इनसे सेनाओं का मतलब आवागमन किया, क्योंकि सेना उस समय बहुत इंपॉर्टेंट रोल पड़ेगा। आप बता सकते हैं कि 1857 का विद्रोह हुआ था, अब कितना बड़ा विद्रोह, आसानी से उनको दिख गया था कि भाई साहब ऐसे क्षेत्रों में हमें रेलवे का रहना, एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि जल्दी से कहीं विद्रोह हुआ तो जल्दी से मतलब सेना पहुंच जाए, तो इनको ये लगा। फिर बागवानी क्षेत्र में, मतलब देखो उस समय क्या बागवानी क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, किया इन्होंने कॉम्पिटिशन, अगर वो इन्वेस्टमेंट उस पर कर देता खाद्यान्न फसल पे, तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन क्या चाय पे, चाय का खेती अच्छी हो, रबड़ पे, कॉफी पे, अफीम पे, क्या है भाई, इन सब क्षेत्र की हमें जरूरत ही नहीं थी। उसके बाद देखा जाए तो हमें बैंकिंग क्षेत्र में क्या उस समय कोई लोग लोन लेते थे, अगर लेते भी तो क्यों लेंगे भाई, तो लोग लोन उनका भी नकारात्मक पहुंचा कि भाई कोई भी इंसान लालच में लोन भी ले लेता था, और लास्ट में सीआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह उनका पैसे इकट्ठा मतलब नहीं चुका पा रहे थे, कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस होता था रोज का रोज। फिर देखो बीमा क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट किया, लोगों का बीमा करवा रहे, उस समय जरूरत ही नहीं। फिर सार्वजनिक क्षेत्र में ऋण उपलब्ध कराया, ठीक है, ऋण बढ़ता चला गया, और इसका भी नकारात्मक परिणाम निकला। और आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कोई ज्यादा टफ नहीं है, और बहुत आसानी से आपको जैसे समझाया, ये भी आराम से फ्लो चार्ट डायग्राम वगैरह बना के आसानी से समझ सकते हो, कोई टफ नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।